तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। नमस्ते, मेरा नाम है विशाल तिवारी। आप सब लोगों की बहुत ज्यादा कमेंट करने के बाद मैं वापस आ गया हूं पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करने के बाद केमिकल बॉन्डिंग। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल में जो भरपूर प्यार दिखाया, दिल खोल के दिखाया, उसके लिए शुक्रिया। केमिकल बॉन्डिंग में उससे ज्यादा दिखाना है, उससे ज्यादा एक्साइटमेंट, प्यार, मोहब्बत चलती रहनी चाहिए। ठीक है, ये जो लाइक बटन है और जो कमेंट सेक्शन है उसमें तहस नहस तहलका मचना चाहिए। चलिए, केमिस्ट्री के अंदर सवाल कहां से आता है? यहां वीटी सर के नोट से आ जाएगा। नीट 2024 में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, केमिकल बॉन्डिंग। ये अब आपको प्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज, इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर लाइन कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी का हर डायग्राम कवर हो जाएगा, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन तक कवर मिलेगा। बहुत सही सर। जो कोटा उटा में पढ़ाते हैं कुछ बहुत ज्यादा पढ़ा देते क्या? ये जो कुछ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इधर उधर कुछ तूफानी चीज पढ़ा रहे हैं क्या? अब पता नहीं क्या पढ़ा रहे, दूसरों के बारे में कमेंट नहीं करते, लेकिन आपके मन में डाउट रहता है। मैं आपको बता देता हूं कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कॉन्साइज सिलेबस पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, आप पढ़ते रहिए दिन भर, लेकिन सिलेक्शन उसी का हो जो कॉन्साइज सिलेबस पढ़ेगा और उस सिलेबस पे बेस्ड बहुत सारे वैरायटी के सवाल कर लेगा। जब बहुत सारे वैरायटी के सवाल करते हो, आईक्यू बनता है और सिलेक्शन हो जाता है, नंबर बढ़ने लगते हैं। चलिए, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधी बात, नो बकवास, केमिकल बॉन्डिंग का सिलेबस क्या है भाई? अरे आधी जनता तो इसी में पागल है कि सर पता ही नहीं ना सिलेबस क्या है। एक बार नीट पे, एनटीए पे जाके डाउनलोड भी कर लेते। खैर, सबसे पहला जो टॉपिक बेटा आपको पढ़ना है, यह बहुत बड़ा चैप्टर है, कोटा में मतलब आपको 1 महीने चलता है, हर जगह आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। बिना इसके इनऑर्गेनिक होगा नहीं, बिना इसके ऑर्गेनिक होगा नहीं। तो बेसिक चैप्टर है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए ये पढ़ना ही पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग। आइए, तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले व्हाट इज केमिकल बॉन्ड पढ़ना है। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, पहले समझना होगा कि केमिकल बॉन्ड है क्या। केमिकल बॉन्ड है क्या, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, कॉमा व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, कॉमा कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, कॉमा कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, रीजन क्या है भाई, व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। दूसरा, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ाएंगे, मतलब सेकेंड टॉपिक आपके पास आ जाएगा बेटा आयनिक बॉन्ड। आपको आयनिक बॉन्ड, कॉमा कोवलेंट बॉन्ड, ये पढ़ना होगा। फिर बेटा कोवलेंट बॉन्ड खत्म करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड करना होगा। पहले डेफिनेशन वगैरह करना पड़ेगा, पहले डेफिनेशन वगैरह करना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। मेटालिक बॉन्ड भी पढ़ा देते हैं लोग, बट मेटालिक बॉन्ड सिलेबस में नहीं है। अच्छा सर, इसके बाद क्या आएगा आपके पास? तो सर इसके बाद आएगा थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद आएगा थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, जो आपके नीट के सिलेबस में है, उसकी बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में लुईस डॉट थ्योरी या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जहां बोलोगे लुईस डॉट थ्योरी की बात करोगे। अच्छा, लुईस डॉट थ्योरी के बाद आपके पास आ जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी जिसको हम बोलते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पढ़ना है। ओके जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ जाएगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद बेटा यहीं पे आपको आ जाएगा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। तो बेटा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के जस्ट बाद आ जाएगा फॉर्मल चार्ज। सर हाइब्रिडाइजेशन के बाद फॉर्मल चार्ज, और फॉर्मल चार्ज के बाद क्या आएगा? तो सर फॉर्मल चार्ज के बाद आपके पास फाइनली हम पढ़ा देंगे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर आपके जो सिलेबस में आएगा वो आएगा मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपको एज यूजुअल पता है बेटा कि कोई सिलेबस आपका उड़ा ना जाए, कोई भी आप कहीं पढ़ते हो, टाइम देते हो तो वेस्ट ना करो, पूरा डिटेल में पढ़ो। सिलेक्शन डिटेल वाले का ही होगा। आप सोचते हो 1 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। 3 महीने के क्रैश कोर्स से ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, लिख के देता हूं। क्रैश कोर्स हम भी लाएंगे, वन शॉट हम भी लाएंगे, नहीं होगा सिलेक्शन, लिख के देता हूं। उससे सिलेक्शन उसी का होगा जो साल भर पढ़ा हुआ है। साल भर पढ़ के क्रैश कोर्स से रिवाइज कर रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा। साल भर पढ़ के वन शॉट कर रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बाकियों के लिए वो बस दिखावा है और कुछ नहीं। खैर,
तो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करने के बाद आपके पास ये चौथी पॉइंट आ जाएगी, और ये सारे टॉपिक से टेंशन ना लीजिए। इन सब को करने के बाद मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उससे पहले एक और छूट गया, वीएसईपीआर थ्योरी आती है, फॉर्मल चार्ज एंड, यहीं पे लिख लीजिए वीएसईपीआर थ्योरी। अभी शायद आपको इस थ्योरी के बारे में नहीं पता है, लेकिन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आ जाएगा। सिमिलरली जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो आएगा बॉन्ड पैरामीटर्स, यानी कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारे आ जाएंगे यहां पे। तो बॉन्ड पैरामीटर आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के बाद आपके पास आ जाएगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, फिर आपके पास आ जाएगा बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास? बॉन्ड स्ट्रेंथ। हुआ क्लियर? बॉन्ड पैरामीटर के बाद, इसी के जस्ट बाद बेटा आपको बॉन्ड पैरामीटर में ही रेजोनेंस टॉपिक आ जाता है, ये भी आपको पढ़ना है, रेजोनेंस। ठीक है, उसके जस्ट बाद छठे टॉपिक में, सिक्स्थ टॉपिक, ये रेजोनेंस करने के बाद आपके पास आएगा डाइपोल मोमेंट। रेजोनेंस करने के बाद आपके पास आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों डाइपोल मोमेंट। अच्छा जी, अच्छा, डाइपोल मोमेंट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक, डाइपोल मोमेंट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज वंडरवाल फोर्स। अच्छा, वंडरवाल फोर्स के बाद आठवां टॉपिक आएगा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। वंडरवाल फोर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स इट। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक आता है आपके पास नाइन्थ, और दैट इज दैट इज हाइड्रोलिसिस। लास्ट टॉपिक आपके पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। इसके अलावा आपको कोई भी केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक नहीं पढ़ना है। यही सिलेबस है, कॉन्साइज सिलेबस यही है, नीट का यही है, इससे बाहर आज तक सवाल नहीं हुआ है, अब का आएगा। एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। खैर, अब ये हमने आपको मेमोरी माइंड मैप बना दिया कि बेसिकली आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना क्या क्या है। अब चलते हैं पहला टॉपिक के ऊपर कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई केमिकल बॉन्ड। अब मैं आपको इससे डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाता हूं, देखना चमकेगा हर टॉपिक, एवरी टॉपिक में मास्टर करा देंगे, टेंशन ना लो। आओ, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। अब देखो, बॉन्ड का मतलब क्या है? दो एटम को आपस में मिला देना और बॉन्ड बना देना, दिस इज केमिकल बॉन्डिंग। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 1s1 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा हाइड्रोजन है जिसके पास फिर से 1s1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अकेले अनस्टेबल है, ये भी अकेले अनस्टेबल है, बट ये दोनों को मिला दो तो दिस इज बॉन्ड बन गया, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं केमिकल बॉन्ड है क्या। स्टेबिलिटी के लिए दो लोग अगर पास आ रहे हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। स्टेबिलिटी के लिए दो लोग अगर पास आके और स्टेबल हो जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। थोड़ा डेफिनेशन वाइज इसको पढ़ाते हैं, आइए। केमिकल बॉन्ड इज बेसिकली द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टुगेदर टू स्पेसीज। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टुगेदर टू स्पेसीज। आइएगा, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? आइए, सिंपली the attractive force which binds together, the attractive force which binds together, binds का मतलब जो होल्ड करके रखता है, which binds या holds together, which binds या holds together two or more same or different species, which binds together two or more same or different species, which binds together two or more same or different species. ठीक है ना? What is chemical bond? The attractive force which binds together two or more same or different species. अब ये species कौन से हो सकते हैं? सर, दो एटम हो सकता है, ठीक है, दो आयन हो सकता है, बहुत बढ़िया, दो मॉलिक्यूल हो सकता है, अरे जानदार, शानदार, जबरदस्त। क्या हो रहा है कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? एक ऐसा फोर्स जो दो स्पेसीज, हो सकता है दोनों स्पेसीज सेम हो सकता है दोनों स्पेसीज डिफरेंट हो, उन दोनों स्पेसीज को बाइंड करके रखता है, इसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड।
व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? अब ध्यान से आपके पापा मम्मी की कहानी बताता हूं। मान लीजिए आप बड़े होके डॉक्टर बन गए, आपका नाम है बेटा डॉक्टर तोता, और वैसे ही बेटा एक और आपके मोहल्ले से ही बड़े हो गई जिसने नीट निकाल लिया, और इसका ये भी बन गई जाके आपके 4-5 साल बाद ये भी डॉक्टर बन गई, और इसका नाम है मैना। अब ये बेटा एक तोता एक मैना है। अब ये भी अकेला है, सिंगल है, और ये भी अकेला सिंगल है। जैसे हमारा हाइड्रोजन है सिंगल इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके जिंदगी में भी स्टेबिलिटी चाहिए, इसके जिंदगी में भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो एक ऐसा फोर्स जो इन दोनों को बाइंड कर दे, जो इन दोनों को होल्ड कर दे टू गेन स्टेबिलिटी। ये दोनों क्यों आएंगे आपस में? क्योंकि दोनों को स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स या होल्ड्स टुगेदर टू और मोर सेम और डिफरेंट स्पेशीज टू गेन स्टेबिलिटी, सेम और डिफरेंट स्पेशीज टू गेन स्टेबिलिटी। आइएगा जरा, सेम और डिफरेंट स्पेशीज टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के गेन करने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी विच बाइंड्स टुगेदर टू और मोर सेम और डिफरेंट स्पेशीज एटम आयन या मॉलिक्यूल टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब थोड़ा आइए, इट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब जैसे व्हाट इज केमिकल बॉन्ड मैंने आपको समझाया, इट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। थोड़ा और घुसाऊं दिमाग में, आ जाओ और दिमाग में इसको फिट करते हैं। आपके पापा मम्मी डॉक्टर तोता और डॉक्टर मैना को मिला रहे हैं, तो आपके पापा मम्मी इज दैट फोर्स जो दोनों को मिला रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए। हो सकता है डॉक्टर तोता जो है उसका कोई दोस्त होगा, मैना के भी दोस्त होगी, वो दोनों भी अट्रैक्टिव फोर्स हो सकते हैं जैसे आपकी जिंदगी में होता है। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जो दोनों को पास बुलाए, दोनों को पास बुला के स्टेबिलिटी लाए, उसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आइए अब आते हैं कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आइए अब आते हैं सेकेंड पॉइंट इज बेसिकली कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सेकेंड पॉइंट इज नथिंग बट कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। बहुत बढ़िया, सेकेंड पॉइंट इज नथिंग, इट इज कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। आइए अब कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड कैसे होगा? सेकेंड पॉइंट इज नथिंग, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। आइएगा अब कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड में क्यों होता है केमिकल बॉन्ड? क्यों दो लोगों को, दो एटम को पास लाया जा रहा है? क्यों दो आयंस को पास लाया जा रहा है? क्यों दो मॉलिक्यूल को पास लाया जा रहा है? तो सबसे पहले टू गेन स्टेबिलिटी। भाई दुनिया में एक ही रीजन है क्यों बॉन्डिंग होगी, क्यों जोड़े बनेंगे, क्योंकि भाई साहब स्टेबिलिटी चाहिए। तो पहला टू गेन स्टेबिलिटी, बहुत सही। अब टू गेन स्टेबिलिटी, पहली चीज स्टेबिलिटी कैसे आएगी? हाउ स्टेबिलिटी, केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या है? कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग टू गेन स्टेबिलिटी, या इसको डिफरेंट फॉर्म में बेटा ऐसे भी बोलेंगे, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी करने के लिए आपको क्या हो जाएगा? केमिकल बॉन्डिंग करना पड़ेगा। टू गेन स्टेबिलिटी या टू कॉज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने से ही क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी आ रही है। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझाता हूं। फुल्ली फिल्ड इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो जाएगा आपके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो आपके पास, इसको हो जाएगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, टू गेन स्टेबिलिटी या टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी लाने का एक और तरीका होता है, स्टेबिलिटी लाने के लिए एक और तरीका होता है, कहानी सुनाना पड़ेगा तब भेजे में घुसेगा। मान लीजिए दो लोग हैं, अब वो आप गए हो कोटा पढ़ने, मान लीजिए आपकी बात करते हैं, आप चले गए कोटा पढ़ने, दिल्ली पढ़ने, कहीं कहीं चले गए, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स का प्रचार हुआ, आपने देखा और आप चले गए। अब आप कोटा में गए हो तो कोई मैना पसंद आ गई आपको। अगर आप मैना हो तो तोता पसंद आएगा, तोता है तो मैना पसंद आएगा। अब अगर आपको कोई पसंद आ गया तो क्या करोगे? अब उसके साथ जाओगे बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स बर्गर खाने, डोमिनोज जाओगे पिज्जा खाने, मूवी जाओगे तो पैसा खर्च करके। तो बेटा क्या होगा कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जब आप पैसे खर्च कर रहे हो, एनर्जी खर्च कर रहे हो, तो आप अनस्टेबल हो। दौड़ के मैकडी जा रहे हो, दौड़ के बर्गर किंग जा रहे हो, दौड़ के मूवी दिखाने जा रहे हो, दौड़ के उसके लिए शॉपिंग कर रहे हो, दौड़ के आप अनस्टेबल हो गए और दूर दूर तक डॉक्टर तो नहीं बनोगे, इसका मतलब जिंदगी अनस्टेबल हो गई। अगर मान लीजिए केस नंबर 2,
पैसे ही ना हो, घर वाले पैसे ही नहीं भेज रहे हो आपको, घर वाले जान गए कि इसको मैना मिल चुकी है, तोता मिल चुका है, तो भाई अब इसको पैसे ही नहीं भेजना। अब आपके पास एनर्जी है ही नहीं, तो आप स्टेबल चुपचाप कमरे में बैठे रहोगे। उतना ही पैसा आ रहा है जितने में रूम रेंट निकले, मेस का खर्चा निकले और कॉपी किताब का पैसा निकल जाए, बस। अब आपके पास एनर्जी है ही नहीं, तो आप स्टेबल बैठे हो। इसका मतलब अगर एनर्जी कम रहे तो आप स्टेबल रहोगे। तो एटम या मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी लाने का तरीका है टू मिनिमाइज द एनर्जी। तो एटम या मॉलिक्यूल में एनर्जी लाने का तरीका है टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। एटम या मॉलिक्यूल में एनर्जी, एटम या मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी लाने का तरीका है टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। बेटा एनर्जी कम कर दो, पैसे कम होंगे तो खर्चा ही नहीं होगा, स्टेबल बैठे रहोगे घर में। अगर एनर्जी ज्यादा है तो बहुत उछल कूद में जा रहे हो, बहुत उछल कूद मचा रहे हो, दौड़ के यहां, दौड़ के वहां, दौड़ के वहां, दौड़ के वहां। समझ रहे हो बात को? तो दिस इज हाउ केमिकल बॉन्डिंग के दो रीजन, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सर, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को कई किताबों में ऐसा भी लिखा गया है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने का मतलब ऐसा भी लिखा गया है, स्लैश टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब लिखा गया है टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब लिखा गया है टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू गेन और टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट। बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने लिखा हुआ, टू कंप्लीट ऑक्टेट, शानदार है ना। टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब हुआ कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हों। तो टू कंप्लीट ऑक्टेट और ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन इट इज, फॉर हाइड्रोजन इट इज डुएट, फॉर हाइड्रोजन इट इज डुएट। हाइड्रोजन के लिए क्या है बेटा? डुएट है, और बाकियों के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अभी ऑक्टेट वाला थोड़ी कहानी समझाऊंगा, वैसे वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में समझ आएगा, बट ऑक्टेट कंप्लीट करने का एक एग्जांपल लेता हूं, ग्रीन कलर से एग्जांपल ले लेता हूं, ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला एग्जांपल। मान लीजिए मैं नियॉन की बात कर रहा हूं, नियॉन एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस से कैसे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? नियॉन का एटॉमिक नंबर बेटा 10 होता है, हां सर, तो इसका कंफिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब आप देखो तो क्या ये फुल्ली फिल्ड कंफिगरेशन है? हां, अगर फुल्ली फिल्ड कंफिगरेशन है तो इनर्ट गैस बोलेंगे, बिल्कुल सही। अगर इनर्ट गैस है तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? शानदार बेटा, बहुत अच्छे से देखो। टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि सर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होना, या ऑक्टेट का स्पेसिफिक मीनिंग है कि सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। व्हाट यू मीन बाय ऑक्टेट कंप्लीशन? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। देखो 1 और 2 है इसके पास, तो देखो इसका मतलब हो गया न्यूक्लियस होगा, एक फर्स्ट ऑर्बिट होगा, एक सेकंड ऑर्बिट होगा। न्यूक्लियस हो गया बीचों बीच, एक फर्स्ट ऑर्बिट होगा, एक सेकंड ऑर्बिट होगा। तो अगर आपके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसी को ऑक्टेट कंप्लीशन कहते हैं। टू कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना। टू कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, चमक गया, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट। ये सब स्टेबल है। मान लो मैं एक बहुत फेमस टीचर बनके स्टेबल होता हूं, मैं शादीशुदा करके भी स्टेबल हो सकता हूं, शादीशुदा बनके मैं अच्छा खाना खा के भी एक बड़ी बढ़िया स्टेबल जिंदगी बिता सकता हूं। तो स्टेबल बनने के बहुत सारे तरीके हैं। उसी तरह केमिस्ट्री में भी स्टेबल बनने के बहुत सारे तरीके हैं। इनर्ट गैस बन जाना, उसी को दूसरे लैंग्वेज में ऑक्टेट कंप्लीशन करना, उसी को दूसरे लैंग्वेज में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, उसी को दूसरे लैंग्वेज में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर में, उसी को दूसरे लैंग्वेज में मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तक हमने समझा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है और केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है, यह क्यों होता है। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है। अब हम समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है। ठीक है, अब सब यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नोट्स बना लिया होगा। आइए बेटा आप समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है, हाउ केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। सबसे पहले देखिएगा हाउ केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, कैसे केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस होता है। मैं कहानी सुनाऊंगा, कहानी सुनाने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि केमिकल बॉन्डिंग, हाउ केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। कहानी देखना। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हो, बन चुके हो 5 साल, आज से 5-6 साल बाद आप एक डॉक्टर बन चुके हो, डॉक्टर तोता।
अच्छा जी, उसी तरह बेटा एक और आपके मोहल्ले में ये डॉक्टर तोता जो है धोनी स्टाइल का बाल रख रहा है। उसी तरह मान लीजिए आपके पास एक ज्यादा बड़े बाल वाली डॉक्टर मैना है आपके पास। बहुत सही, तो आपके पास डॉक्टर मैना है। अब ये कैसे इनका बॉन्ड बनेगा यार, आप खुद सोचो, इस कहानी से ही पूरा बॉन्डिंग समझा दूंगा, टेंशन ना लो। तो ये जो डॉक्टर तोता है, ये इसके मेडिकल कॉलेज में दिखा होगा इसको, मैना को। मैना भी इसको देखी होगी मेडिकल कॉलेज में, या देखा होगा जैसे भी हो। तो भाई क्या होगा कि सबसे पहले ये दूर दूर थे, ये अपने घर में तैयारी कर रहा था, ये अपने घर में तैयारी कर रहा था। ये दोनों दूर दूर थे, इंफिनिटी पे थे। ये दोनों दूर दूर थे, इंफिनिटी पे थे। लेकिन अब ये मेल है और ये फीमेल है, और विधि का विधान है बेटा, विधि का विधान है जिंदगी में एक बार कटना है सब लोगों का। तो वही ये विधि का विधान है, ये बेटा मेल इधर आएगा और फीमेल इधर आएगी। कहने का मतलब है कि ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। पूरा नेचर इसी पे बेस्ड है। ये दोनों अगर अपोजिट हैं, मेल फीमेल है, हमारी केमिस्ट्री में अपोजिट चार्जेस होंगे। अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे तो पास आएंगे, और पास आएंगे तो बेटा बॉन्ड बनना तय है, और बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आती है। बहुत सही। तो इसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग बनता है। अब ये जो है ना, ये चीज आप समझ गए। अब इससे मैं रिलेट करके बड़े अच्छे से समझा देता हूं। आ जाओ, केमिकल बॉन्डिंग होता कैसे। तो स्टेज नंबर 1 हाउ केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस में, स्टेज नंबर 1 आपके पास होगा कि दो एटम्स आपके पास ये रहे। पहला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ दिस इज ऑर्बिट नंबर 1, दिस इज ऑर्बिट नंबर 2। ओके, सिमिलरली दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चार तरफ ऑर्बिट नंबर 1, और बेटा दिस इज ऑर्बिट नंबर 2। ओके, ये न्यूक्लियस है। इनिशियली दोनों एटम दूर दूर है, इनिशियली ये दोनों एटम दूर दूर हैं। दोनों जो मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर, तोता और मैना, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग शहर में पढ़ रहे हैं, दोनों दूर दूर हैं। लेकिन बेटा याद करो, इसके पास इसका न्यूक्लियस है। बेटा मान लेते हैं ये एटम ए है, मान लेते हैं एटम बी है, तो बेटा ए के पास न्यूक्लियस ऑफ ए होगा, और बेटा एटम में इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए भी होगा। ओके, सिमिलरली बी में, बी वाला एटम जो है उसमें न्यूक्लियस ऑफ बी होगा, और साथ में सर इलेक्ट्रॉन ऑफ बी भी होने वाला है। बहुत शानदार सर, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के पास, हर एटम में न्यूक्लियस और हर एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या इसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा और इसका भी? बिल्कुल सही सर। इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा और इसका भी? ओके, बहुत सही सर। तो क्या आप ये बात कर सकते हो कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन होगा? क्या आप ये बात कर सकते हो कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन होगा? बहुत सही। तो क्या आप ये बात समझ रहे हो कि न्यूक्लियस ऑफ ए अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ बी को, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? कहने का मतलब तोता और मैना अपोजिट थे, अट्रैक्ट हुए। सिमिलरली इसका न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे। इसका न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे। बहुत शानदार। सिमिलरली सेम लेवल पे सोच रखना है, अभी सोच को गिराना नहीं है, सेम लेवल पे सोच रखना। इसका भी तो न्यूक्लियस है और इसका भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों भी अट्रैक्शन करेंगे। तो मतलब दोनों तरफ से काम बना हुआ है। ये भी अट्रैक्शन करना चाहता है इसके इलेक्ट्रॉन को, ये भी अट्रैक्शन करना चाहता है इसके इलेक्ट्रॉन को। अभी जैसे ही इनको दिखा प्लस और माइनस, अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, अट्रैक्शन होगा। कहने का एक और मतलब आप समझना यार, अट्रैक्शन तो होगा, साथ में रिपल्सन भी होगा। अरे इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस सेम चार्ज रिपेल करेगा। तो जहां बेटा प्यार मोहब्बत होती है, थोड़ी नोक झोंक तो होती है ना। एटम के केस में भी वही है। न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो बेटा न्यूक्लियस से रिपल्सन भी तो करेगा। सिमिलरली इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो भले न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, बट इसके वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा। सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेगा। एटम के अंदर दोनों है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन करेगा। यहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट वो करेगा, रिपल्सन करेगा। आइए, तो दो तरह के फोर्सेस होंगे। There are two types of forces. There are two types of forces acting between atoms. बहुत कॉन्सेप्चुअली बहुत नीचे से ले जा रहा हूं। There are two types of forces acting between atoms. एकदम कोटा में ऑफलाइन में जैसे पढ़ाते हैं ना, सेम मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन एटम। कौन से? तो सर अट्रैक्शन फोर्स होगा अपोजिट चार्जेस के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स होगा अपोजिट चार्जेस के बीच में, एंड रिपल्सन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा अपोजिट चार्जेस के बीच में, रिपल्सन फोर्स होगा किसके बीच में? रिपल्सन फोर्स होगा सेम चार्जेस के बीच में। अट्रैक्शन फोर्सेस अपोजिट चार्जेस के बीच में, अट्रैक्शन फोर्सेस अपोजिट चार्ज के बीच में होगा, रिपल्सन फोर्सेस सेम चार्जेस के बीच में होगा, रिपल्सन फोर्सेस सेम चार्ज के बीच में होगा। होगा या नहीं होगा? आ जाओ। तो हाउ केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। अगर अपोजिट चार्ज होने हैं तो अट्रैक्शन होगा और सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सन होगा। तो किसी भी बॉन्डिंग में प्यार भी होगी, लड़ाई भी होगी। वही हो गया बेटा कि अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्सन भी होगा। अगर मान लीजिए तोता मैना अभी नए नए मिले हैं, तो खूब बहुत अट्रैक्शन हो रहा होगा, अभी तो प्यार ही चल रहा है। तो केस नंबर 1, 3 केस बनाते हैं, पूरा बॉन्डिंग समझाएंगे। केस नंबर 1, केस 1 में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स होगा। केस नंबर 1 में अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स होगा। मान लेते हैं ऐसा केस है कि अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स है, अभी दूर दूर है, अभी दोनों दूर दूर हैं, अभी खाली अच्छाइयां दिख रही है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। केस 1 का मतलब अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्सन। दोनों फोर्स लग रहे हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में दोनों तरह के फोर्स लग रहे हैं। अब मान लीजिए अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ये दोनों पास आएंगे। अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स का मतलब हो गया एटम्स कम क्लोजर। अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स का मतलब एटम्स कम क्लोजर। एटम्स जो है वो पास आते हैं, एटम्स कम क्लोजर, दोनों एटम्स पास आएंगे। अब बेटे केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब बेटे केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। केस 2, अगर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के बराबर हो गया, अगर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के बराबर हो गया, अगर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के बराबर हो गया, अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सन फोर्स, अगर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के बराबर हो गया उस केस में, अब ध्यान दीजिए, अब जब अट्रैक्शन ज्यादा था तो बेटा ये भी दोनों पास आ रहे थे, बट ऐसा केस आएगा, मतलब मान लो पास आ गए, अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन से क्या होगा? देखो ये दोनों पास आएंगे, दोनों एटम्स जो हैं वो दोनों पास आ जाएंगे। ये एटम यहां पहुंच गया और ये एटम बेटे यहां पहुंच गया। अट्रैक्शन ज्यादा है तो दोनों एटम्स पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, अट्रैक्शन ज्यादा होने से पास आ रहे हैं। बट एक ऐसा स्टेज आएगा पास आने के बाद कि यार अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन, जितना अट्रैक्शन उतना ही रिपल्सन आ रहा है, क्योंकि पास आने से रिपल्सन बढ़ गया। ध्यान दीजिए, पहले दूर दूर थे तो अट्रैक्शन ज्यादा है, बट जैसे पास आ रहे हैं तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पास आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं, रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे ही थोड़ा क्लोजर आया, एटम्स कम क्लोजर, एटम्स को पास आने के बाद अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन हो जाएगा। पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस सामने सामने आ गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सामने सामने आ गए, मतलब रिपल्सन हो गया। तो रिपल्सन फोर्स अट्रैक्शन के बराबर आ गया। इसका मतलब यहां पे केस नंबर 2 में क्या होगा? बोथ एटम्स फॉर्म बॉन्ड, बोथ एटम्स, अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन पे बोथ एटम्स फॉर्म बॉन्ड, दोनों एटम्स जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। अच्छा, अब यहां पे जब अट्रैक्शन, दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं तो वहां पे बॉन्ड बन जाता है। ध्यान दीजिए, पहले क्या होता है? अट्रैक्शन ज्यादा है, प्यार ज्यादा है, तो खूब मिलना मिलना जुलना होता है, खूब शॉपिंग होती है, खूब ज्यादा घूमना फिरना होता है, तो अट्रैक्शन है, पास आ रहे हैं। लेकिन बात होते 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 6 महीने बाद जितना अट्रैक्शन उतना ही रिपल्सन भी हो रहा है, मतलब जितनी लड़ाइयां हो रही है उतनी प्यार मोहब्बत भी हो रहा है। तब होता है कि यार अब थोड़ा ना शादी कर लेनी चाहिए, ऐसी ये चीज आ रही है। तो अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन, जितना प्यार मोहब्बत उतना ही लड़ाई है, अब हो जाएगी शादी, अब हो जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट जब अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन हो जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा। अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन होने से बेटे बॉन्ड बन जाएगा। तो इस केस में बोथ एटम्स फॉर्म बॉन्ड, दोनों एटम्स बॉन्ड बना के क्या करेंगे? केस 3, अब मान लीजिए बेटा इससे भी पास लाए, अब बॉन्ड बन चुका है, अब दोनों के बॉन्ड बन चुके, और भी करीब लाओगे तो अब शादी होने के बाद एक ही जगह पे रह रहे हो, अब लड़ाइयां हर बात पे होगी। तुमने गीला टॉवेल यहां रख दिया, तुमने पंखा खुला छोड़ दिया, बिजली का मीटर ज्यादा आ रहा है, यार आज बाहर चलते हैं, वो कहेगा नहीं आज खिचड़ी खाने का मन है। तो इस तरह से लड़ाइयां होगी। जब आप और बॉन्ड बनने के बाद और करीब जाने की कोशिश करोगे, लड़ाइयां होगी। तो वही है केस नंबर 3 कि जब बॉन्ड बनने के बाद और होगा तो अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा रिपल्सन फोर्स।
अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा रिपल्सन फोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखोगे यहां पे केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा रिपल्सन फोर्स। केस नंबर 1 जब केवल अट्रैक्शन हो रहा था, केस नंबर 1 जब केवल अट्रैक्शन हो रहा था, केस नंबर 2 जब दोनों अट्रैक्शन भी रिपल्सन भी हो रहा था, केस नंबर 3 कि जब अट्रैक्शन से रिपल्सन ज्यादा हो रहा था एज कंपेयर टू अट्रैक्शन। जब रिपल्सन ज्यादा हो रहा था एज कंपेयर टू अट्रैक्शन, उस केस में क्या हुआ? उस केस में अब देखिए वो वाला केस अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे। वो वाला केस जो है मैं थोड़ी देर बाद लिखना पसंद करूंगा, टेंशन ना लेना, थोड़ी देर बाद आपको आसानी से समझा पाऊंगा। अब फिर से एक बार वापस से रिकैप करते हैं। पहले दो लोग बड़े दूर दूर थे, तो पहले दोनों एटम दूर दूर थे, लेकिन दोनों लोग अपोजिट है, एक मेल फीमेल है, तो पास आएंगे, अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली दोनों के पास अपोजिट चार्ज है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो पास आएंगे, दोनों एटम्स पास आएंगे। तो केस नंबर 1 हुआ कि पास कब आ रहा है? जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है रिपल्सन फोर्स से, तो पास आएंगे। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है रिपल्सन फोर्स से, तो पास आएंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा पास आते 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 इतना पास आ जाएगा कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस रिपल्सन करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन करेगा, तो अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन हो जाएगा। भाई अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन हो जाएगा, यहीं पे बॉन्ड बन जाता है। जितना लड़ाई है उतना ही प्यार है, मतलब रिपल्सन हो जाएगा, मतलब जितना, तो दोनों बॉन्ड बन जाएगा। अब उसके बाद भी अगर आप पास ला रहे हो दैट मींस रिपल्सन फोर्स हो जाएगा, उसके बाद भी पास ला रहे हो दैट मींस रिपल्सन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब जब अट्रैक्शन होगा, मान लीजिए आपको तोता से मैना को अट्रैक्शन हुआ, मैना को तोता से अट्रैक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज होती है। अब तोता मैना मान लीजिए अट्रैक्ट हो गए, तो मूवी जाएंगे, एनर्जी रिलीज, खट से पैसा खत्म। शॉपिंग करने जाएंगे, खट से एनर्जी रिलीज, पैसा खत्म। कहीं ट्रिप पे जाएंगे, और ज्यादा एनर्जी रिलीज, और पैसा खत्म। तो कहने का मतलब है जब जब दुनिया में अट्रैक्शन हुआ है तब तब एनर्जी रिलीज हुई है। एटम्स कम क्लोजर, एनर्जी इज रिलीज्ड। एटम्स कम क्लोजर, एनर्जी रिलीज की जगह लिखिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। बेटा एनर्जी रिलीज होगी तो क्या आप समझ पा रहे कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा? एनर्जी रिलीज होगी, कौन सी एनर्जी है एटम्स के बीच में? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी की हम बात करें? पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा फर्स्ट केस में डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। जब अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो गए, उस केस में क्या हुआ? जितना अट्रैक्शन हो रहा है उतना ही रिपल्सन हो रहा है, तो बोथ एटम्स फॉर्म बॉन्ड, दोनों के दोनों एटम फॉर्म बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। बेटा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यहां पे मिनिमम होता है, देखो जितना अट्रैक्शन है उतना ही रिपल्सन हो रहा है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगा। जितना अट्रैक्शन है उतना ही रिपल्सन है, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, राइट है क्या? जितना अट्रैक्शन है उतना ही रिपल्सन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है ना? क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो चुका होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। बॉन्ड वही बनता है जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अब ध्यान दो, बॉन्ड बनने के बाद और करीब लाए, और करीब लाएंगे तो न्यूक्लियस और करीब आ गया, रिपल्सन, ठीक है? तो यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अब देखो पहली बार में ना ये समझ नहीं आता है, लेकिन जो मैं अगली स्लाइड पे कराऊंगा ना उस पे जबरदस्त समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, उस पे जबरदस्त समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो पहले मैंने केमिकल बॉन्डिंग का अट्रैक्शन रिपल्सन केस 1 केस 2 केस 3 समझाया, कैसे केमिकल बॉन्ड बनता है अभी आपको समझाता हूं। अब डायग्राम से समझाऊंगा तब और ज्यादा समझ में आएगा। आइए, केस नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1, सर दोनों एटम दूर दूर है, ये पहला, ये एटम है, न्यूक्लियस है, एटम है। सर सिमिलरली यहां न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। तो केस नंबर 1 क्या है? अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स है, शानदार। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है रिपल्सन फोर्स, तो ये दोनों पास जाएंगे, ये एटम इसके पास और ये एटम इसके पास। अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स, केस नंबर 2। अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स, फिर आ जाएगा केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में भाई जब दोनों पास आ चुके हैं, दोनों एटम्स, बेटे ध्यान दीजिएगा, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स की ज्यादा होने की वजह से दोनों एटम्स अब देखना पास पास आ चुके हैं। यहां न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है।
ये दूसरा ऑर्बिट है, शानदार हुआ, ये दूसरा ऑर्बिट है। अब आइए जरा गौर से, ये दोनों एटम्स बेटा पास आ चुके हैं, पास आ चुके हैं और रुक गए हैं, मतलब अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन हो चुका है। अट्रैक्शन जितना लग रहा है उतना ही लड़ाइयां भी हो रही है। अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सन हो चुका है, अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सन फोर्स हो चुका है। अब केस नंबर 3 की बात करें, अगर हम बेटा केस नंबर 3 की बात करें, तो केस 3 का मतलब ये और पास लाने की बात हो रही है, और पास लाने की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज सेकंड ऑर्बिट, और ज्यादा पास लाने की बात कर रहा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा एज कंपेयर टू रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा एज कंपेयर टू रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा एज कंपेयर टू रिपल्सन फोर्स। बोलो क्लियर है क्या? अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स बोलिए, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, बात एक ही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर दूर दूर थे तो अट्रैक्शन हो रहा था, जब थोड़ा पास आ गए, इक्वल डिस्टेंस पे आ गए तो बराबर हो रहे थे, और पास आ गए तो लड़ाइयां हो रही थी। लेकिन जहां अट्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। जहां अट्रैक्शन और रिपल्सन है मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मिनिमम हो जाएगा। जहां पर रिपल्सन बढ़ गया तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, यस और नो? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, रिपल्सन फोर्स आ जाएगा। बोलो नो डाउट यहां तक? जल्दी से बोल दो नो डाउट यहां तक। चलिए अब इसी को मैं ग्राफ के फॉर्म में बताता हूं बच्चों, इसी को मैं ग्राफ की फॉर्म में बताता हूं, एक एक करके ग्राफ की डिस्कशंस करते हैं। आई होप आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, नोट डाउन करते रहिएगा वरना कोई फायदा नहीं निकलेगा लास्ट में। चलो भाई आ जाओ। अब मैं क्या करता हूं आपको, अब मैं यहां पे वाई एक्सिस पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी रखता हूं, वाई एक्सिस पे भाई साहब पोटेंशियल यहां पे रखता हूं ग्राफ को, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी रखता हूं। ये क्या कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड है ना, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ रख दिया, ओके, और एक्स एक्सिस पे आपके पास आर रख दिया, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ रख दिया, एक्स एक्सिस पे आर रख दिया। आ जाओ बेटा गौर से समझाते हैं, वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पे आपका क्या हो जाएगा, आर रेडियस, ठीक है, रेडियस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, रेडियस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ है, आर का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। अब लेकिन ये जो ग्राफ है ना ये गलत बन गया, अभी जो ग्राफ है ना इसको यहां बनाना पड़ेगा, ला 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 ला, ठीक है। अभी जो ग्राफ है ना इसको यहां बनाना, एक सेकंड, इसको मिटाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस है इस पर क्या है, रेडियस, रेडियस यानी कि उसको स्मॉल आर, और ये क्या है बेसिकली इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। अब ध्यान देना प्यार से, ये आपका जीरो है, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका ओरिजिन जीरो है। अब जीरो से दूर जा रहा हो, आर बढ़ रहा, 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 बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, राइट साइड आने पे डिस्टेंस बढ़ रहा होगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज का होता है के Q1 Q2 अपॉन आर, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर आर है तो क्या मैं लिख सकता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। कहने का मतलब आर इंफिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, ऑब्वियसली इतना हमें मैथ्स आता है। इनवर्स रिलेशन में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, आर बढ़ा रहे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, आर इंफिनिटी करता तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, ओके। अब मैं जीरो से बढ़ा के आर को इंफिनिटी पे ले गया, आर इंफिनिटी का मतलब दोनों एटम्स दूर दूर हैं, आर इंफिनिटी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इंफिनिटी है, दोनों एटम्स दूर दूर हैं, इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, वहां पे पोटेंशियल दोनों एटम्स के बीच में बहुत डिस्टेंस है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, दोनों एटम्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। हुआ? अब देखो जैसे जैसे मैं दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी रिलीजेस, दोनों एटम्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर रहा हूं, दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम कर रहा हूं, बेटा डिस्टेंस कम कर रहा हूं अट्रैक्शन होगा। ध्यान दीजिए दोनों पहले दूर दूर थे, आर इक्वल टू इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब दोनों एटम पास आ रहे हैं, डिस्टेंस कम हो रहा है दोनों एटम्स के बीच में, अगर आर कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। भाई देखिए पहले इंफिनिटी पे थे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अब दोनों का डिस्टेंस कम कर रहा हूं, भाई दोनों एटम्स पास आ रहे हैं, केस नंबर 1 दोनों एटम्स पास आ रहे, तो आर कम हो रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया।
आर कम हो रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। अब ध्यान दीजिएगा, आर कम हो रहा है, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। आर कम हो रहा है, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। बहुत ज्यादा कम कर दिया मैंने। आर कम हो रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। यहां से आइए, आर कम हो गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपका बढ़ गया है। दिस इज आर कम हो गया, आर कम हो रहा, कम हो रहा है। एक सेकेंड यार, यहां पे आइए। आर बेटा आपका कम हो रहा है, आर कम हो रहा है, आर कम हो रहा है, और कम हो रहा है, और कम हो रहा है। आर को कम करते जाओ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। आर को कम करते जाओ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। आप सब लोगों को लग रहा होगा कि सर पोटेंशियल एनर्जी तो कम कर रहा हूं, बढ़ कर रहा है। आप सब लोगों को यही लग रहा है क्या? आर कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। अरे बेटा बढ़ाना, मैग्नीट्यूड वाइज तो बढ़ गया। अब मेरा सवाल ये रहेगा, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन गया। एक सेकेंड, आर जो है, हाँ आर कम कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, बट बेटा आर कम करने से अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स है ना। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है बट मैग्नीट्यूड नेगेटिव में बढ़ रहा है। नहीं समझ आया? फिर से बताता हूं। आर दोनों एटम के बीच में रेडियस कम कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ना चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ इस तरह होना चाहिए। आपका ये कहना है कि सर दोनों में आर कम हो रहा, आर कम हो रहा, आर कम करो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर कम करो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन आर कम करने से अट्रैक्शन हो रहा है ना दोनों के बीच में। अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो एनर्जी मैग्नीट्यूड में बढ़ रही है बट रिलीज हो रही है, इसका मतलब माइनस। अभी भी पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ा है, देखो ना, जीरो से बढ़ के कहां पे आ गया, यहां तक आ गया। मैग्नीट्यूड बढ़ा है बट नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? बिकॉज आर कम होने से अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज, रिलीज का मतलब माइनस। ध्यान दीजिए, पहले आर दूर दूर थे तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, आर इंफिनिटी। लेकिन जब पास आया है, पास आया मतलब अट्रैक्शन हो रहा होगा, अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हुई है। मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ेगा, साइन वाइज रिलीज दिखेगा। मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ेगा, साइन वाइज रिलीज दिखेगा। बिल्कुल ठीक। अब एक केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। एक टर्म आएगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बेटे आके मिनिमम हो गया। बहुत शानदार। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब यहां पे आके बॉन्ड बन गया। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब यहां पे अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन, बॉन्ड बन गया। इसके बाद भी आप पास ला रहे हो, इसका मतलब रिपल्सन बढ़ गया। भाई बॉन्ड बनने के बाद भी पास ला रहे हो, रिपल्सन बढ़ गया, और रिपल्सन बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। रिपल्सन का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। तो इस तरह से बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। क्लियर है? नो प्रॉब्लम एट ऑल है? हाँ या ना बोलना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने दो केसेस में बांट दिए। यहां पे मैंने इसको 2 केसेस में आपको बांट के दिखाया है। एक सेकंड, ये वाला ले लेते हैं। केस ये वाला है, ध्यान दीजिए। इसके राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्सन है। इसके राइट हैंड साइड में अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स है। इसके राइट हैंड साइड में अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स है। बेटा बीचों बीच जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन है। राइट हैंड साइड में जहां पे अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और इसके भी लेफ्ट में आपके पास क्या आ जाएगा? रिपल्सन ग्रेटर देन अट्रैक्शन। इसके भी उसमें रिपल्सन ग्रेटर देन अट्रैक्शन है। बिल्कुल ठीक है क्या? रिपल्सन ग्रेटर देन अट्रैक्शन है ना? इस लाइन के राइट हैंड साइड में अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स है। क्यों? क्योंकि आर कम हो रहा है, आर कम हो रहा है तो पास आ रहे, पास आ रहे तो अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्सन मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। रिपल्सन ग्रेटर देन अट्रैक्शन मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अब ये जो पोटेंशियल, ये जो जीरो है, ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली मिनिमम है। ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब समझ रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, दैट मींस बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, दैट सिंपली मींस बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन, बॉन्ड फॉर्म होगा। अच्छा, एक और चीज आपको नोट डाउन करनी चाहिए। रेड नहीं लिखता हूं, रेड दिखता नहीं है, ये वाला लिख लेता हूं। आ जाओ, ये जो ओरिजिन से यहां की डिस्टेंस है आर, एक ऐसा डिस्टेंस जिस पर बॉन्ड बन रहा है, दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। एक ऐसा डिस्टेंस जहां पर बॉन्ड बन रहा है, दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। और जितनी एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड बनने में, दिस इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। जितनी एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड बनने में, दिस इज नथिंग बट दिस इज बॉन्ड एनर्जी।
जितनी एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड बनने में, दिस इज नथिंग बट दिस इज बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ को एक बार दोबारा से रिकैप करके सुनिएगा, बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। क्लियर हुआ? जहां पे मिनिमम है वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जहां पे मिनिमम है वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। दिस इज केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम भी नहीं? आइए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आइए समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग की क्लासिफिकेशन के ऊपर की बातें। पानी पी ले, चलिए बेटा पानी पी लेते हैं। आओ भाई, नेक्स्ट इज केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन, मतलब केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स। बेसिकली जो आप अभी पढ़ने वाले वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आ जाओ, तो केमिकल बॉन्डिंग को बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दो तरह के होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जो है वो दो तरह के होते हैं, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग जो है वो दो तरह के होंगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। आ जाओ बेटा, जैसे ही आपने यहां गए, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दो तरह के होंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बेटा दो तरह का होगा। बहुत बढ़िया सर। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले वाले को बोलते हैं प्राइमरी बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड होते हैं बेसिकली। प्राइमरी बॉन्ड, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी बॉन्ड जिसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह दूसरा होता है सेकेंडरी बॉन्ड, जिसको हम वीक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी बॉन्ड, जिसको हम वीक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड जिसको हम वीक बॉन्ड के नाम से भी जानेंगे। ओके, प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड हो गया। नाइस। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो बॉन्ड्स हैं, ये दो एटम के बीच में मिलकर बनते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स हैं बेटे, ये दो एटम के बीच में बनते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो बॉन्ड है वो इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड होता है। दिस इज इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है और ये इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड होता है। एक और खास बात है कि सर ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोल रहे हो आप, ये कितना स्ट्रॉन्ग है? इसको तोड़ने में बेटा 200 से 400 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगती है। 200 से 400 किलो जूल पर मोल की बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है ना? 200 से 400 किलो जूल की पर मोल बॉन्ड एनर्जी है। और ये जो है बेटा वो होता है 2 से 8, 8 से 40। ये 2 से 40 किलो जूल पर मोल की बॉन्ड एनर्जी है इसकी। वहां 200 से 400 किलो जूल पर मोल की बॉन्ड एनर्जी है। ये 2 से 40 किलो जूल पर मोल की बॉन्ड एनर्जी है। एक और थोड़ा गौर फरमाने वाली बात यह है कि प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में पहला चीज, प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में दिस इज नथिंग बट दिस इज आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड के बाद बेटे कोवलेंट बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में दूसरा जो बॉन्ड आएगा वो आएगा कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा जो आएगा बेटा आपके पास आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद नेक्स्ट इज मेटालिक बॉन्ड, बट वो सिलेबस में नहीं है। मेटालिक बॉन्ड होता तो है बट वो सिलेबस में नहीं है। छूट क्यों जा रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट, हम वहां पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहां पे आएंगे, वो आएगा मेरे पास वैन डर वाल्स फोर्स। ये इतना कमजोर होता है कि इसको हम बॉन्ड नहीं बोलते हैं, दिस इज वैन डर वाल्स फोर्स। और नेक्स्ट विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट जो होगा बच्चों वो आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा गौर फरमाओ, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड 200 से 400 वाले हैं। वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है इसमें 2 से 8 किलो जूल पर मोल लगता है। वैन डर वाल्स फोर्स में 2 से 8 किलो जूल पर मोल है और हाइड्रोजन वाले में 8 से 40 किलो जूल पर मोल है। 8 से 40 किलो जूल पर मोल है। दिस इज 8 से 40 किलो जूल पर मोल। ये हो गया आपके बॉन्ड की क्लासिफिकेशन। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब इसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग बेटा स्टार्ट होगा। अब देख लो पूरा एकदम कोटा की ही टॉप कोचिंग क्लासेस का टॉप बैच का मटेरियल है आपके पास। आप कंपेयर कर लेना, एक एक क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा, हर एक मॉड्यूल सॉल्व होगा। ये सबसे बेटर, सबसे बेहतरीन आपको फ्री में पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो।
जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि आप सिलेक्शन ले पाओगे, सनक आपके अंदर होना चाहिए कि क्या आप सिलेक्शन ले पाओगे, पागलपन आपके अंदर होना चाहिए कि क्या आप सिलेक्शन ले पाओगे। अगर आप ले पाओगे देन यस हियर यू गो, हम तो सब करा देंगे। बेटा मैं सैकड़ों बच्चों को फ्री में हर साल पढ़ा रहा हूं, पैसे दे के, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि उनके पापा कुछ नहीं करते, उनके यहां खेत नहीं है, उनके यहां कुछ नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को फ्री में पढ़ाते। लेकिन ये गाजे बाजे के साथ बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम तो फ्री, इनका फी भरेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। नहीं, वो चीजें ऐसी हैं जो कर दिया तो बस उसको जानना चाहिए और उसकी जिंदगी बदल जाए ना, अपने आप में नींद बड़ी अच्छी आएगी रात में कि यार हमने कुछ तो किया। ठीक है, खैर कर्म करने वाला बनिए। और आपको किसी भी तरह से कोई जरूरत आती है तो मेरा इंस्टाग्राम आपके पास है, मैं इंस्टाग्राम खुद चलाता हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपके पास फिर आते हैं नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बाद टॉपिक डालिएगा आयनिक बॉन्ड। अरे यार अब इसको बिना रटवाए हुए कैसे करना है ये भी तो वीटी सर से ही सीखोगे ना। आयनिक बॉन्ड कहते किसको है, आयनिक बॉन्ड कहते किसको है? पहले तो इसको इसका एक और नाम है जिसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहले तो इसका और नाम है ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लेना, सारे इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों पड़ा ये भी समझाऊंगा, आयनिक क्यों पड़ा इसको भी समझाऊंगा। अब ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। आयनिक बॉन्ड इसलिए बोला गया है कि आयन के बीच का बॉन्ड बन रहा भाई। अगर दो आयन के बीच में बॉन्ड बने इसका मतलब आयनिक बॉन्ड है। एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। आ जाओ, तो सबसे पहला डेफिनेशन में यही लिखूंगा ना कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज बॉन्ड बिटवीन टू आयंस। आयनिक बॉन्ड इज बॉन्ड बिटवीन टू आयंस। आयनिक बॉन्ड जो है वो दो आयंस के बीच का बॉन्ड है। आप समझ गए होंगे, दुनिया में दो ही आयन होता है भैया, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो बेसिकली व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? तो आयनिक बॉन्ड इज बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। आयनिक बॉन्ड इज बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। आयनिक बॉन्ड इज बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अच्छा, पॉजिटिव आयन क्या है? केटायन। तो आयनिक बॉन्ड इज बॉन्ड बिटवीन केटायन एंड एनायन। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड जो है, पॉजिटिव आयन किसको कहते हैं? तो सर एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं, जबरदस्त आपके पास बनता जा रहा है एसर्शन रीजन और नीट। केटायन एंड एनायन, आयनिक पॉजिटिव आयन किसको कहते हैं? केटायन को। और नेगेटिव आयन किसको कहते हैं? एनायन को। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बॉन्ड बिटवीन केटायन एंड एनायन। नेक्स्ट चीज, एक बार मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, केटायन कौन बनाता है? लेवोजियर क्लासिफिकेशन बताया है, दुनिया के मेटल जो होते हैं केटायन बनाते हैं, नॉन मेटल एनायन बनाते हैं। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, केटायन बनाने की। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, एनायन बनाने की। तो बॉन्ड बिटवीन केटायन एनायन के बाद क्या में केटायन कौन है? मेटल बनाता है ना। तो आयनिक बॉन्ड इज बेसिकली बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। केटायन एंड एनायन के बाद आयनिक बॉन्ड इज बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल जो है वो केटायन बनाएंगे, नॉन मेटल जो है वो एनायन बनाएगा। तो आयनिक बॉन्ड इज बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड इज बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। शानदार हुआ। आयनिक बॉन्ड दो आयंस के बीच का बॉन्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच का बॉन्ड है, केटायन और एनायन के बीच का बॉन्ड है, मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है। एक और बात, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, लेवोजियर क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव चार्ज लेता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या मैं इसी डेफिनेशन को लिख लेता हूं कि आयनिक बॉन्ड इज बॉन्ड बिटवीन, आपको पता है पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आयनिक बॉन्ड्स, और 4 स्टेटमेंट इनमें से दिया गया था। बेटा ऐसा हर सवाल आपको कवर हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड इज बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। आयनिक बॉन्ड इज बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, सारे एनसीईआरटी में दिए हुए। अब आपको एनसीईआरटी अगर चीरफाड़ करके पढ़ना है तब जाके ये समझ में आएगा कि कहां दिया है, कैसे दिया है। आओ अब एक बात बताओ सर, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, अलग अलग है ना दोनों? एक केटायन एक एनायन है, दोनों अलग है ना? पॉजिटिव नेगेटिव अलग है ना? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग है ना? इसका मतलब आयनिक बॉन्ड भैया डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स में बनता है। एम्स का सवाल, आयनिक बॉन्ड डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स से बनता है। तो आयनिक बॉन्ड इज
bond between different nature of elements. Ionic bond is bond between different nature of elements. Ionic bond is bond between different nature of elements, मतलब electropositive and electronegative. Ionic bond is bond between different nature of elements. Ionic bond is bond between different nature of elements. एक और चीज, अब ध्यान देना, केटाइन कैसे बनता है यार? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हाँ। एनायन कैसे बनता है यार? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हाँ। तो कहने का मतलब आयनिक बॉन्ड गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। अच्छा, बहुत शानदार बात। उसी चीज को आप लिखोगे कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल। Ionic bond is formed by loss of electron of metal. Ionic bond is formed by loss of electron of metal and gain of electron of metal. Ionic bond is formed by loss of electron of metal and gain of electron of metal. तो ionic bond जो है metal के loss of electron और gain of electron से बनता है. Ionic bond is formed by loss of electron of metal and gain of electron of metal. अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होकर वही इलेक्ट्रॉन यहां गेन होता है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वही इलेक्ट्रॉन यहां गेन होता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मेटल से नॉन मेटल में? तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय complete transfer of electron. Ionic bond is formed by complete transfer of electron from metal to non-metal. Complete transfer of electron from metal to non-metal. Complete transfer of electron from metal to non-metal. Metal से non-metal में complete transfer of electron से ionic bond बनता है. मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Ionic bond is formed by complete transfer of electron from मेटल से नॉन मेटल. अब आते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बेटा इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. क्लियर है? तो दैट्स ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड. इससे बाहर कोई पॉसिबल ही नहीं है, इससे बाहर कोई पॉसिबल ही नहीं है. अभी एग्जांपल में आएंगे, पहले बताएंगे एनर्जी, फिर बताएंगे स्टेप्स और फिर बताएंगे एग्जांपल. एक एक चीज आपको खोल खोल के रख देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा. इससे बाहर अब सोच लो, अगर आयनिक बॉन्ड आ गया तो संभव है. खुद लॉजिक दिमाग में लगा के बताओ. बेटा लोग मेरे बारे में ना बड़ी निगेटिव बोलेंगे, क्योंकि जिसको हरा नहीं सकते कंपटीशन से उसको बदनाम करके हराया जा सकता है. जिसको मेहनत से नहीं हराया किसी ने उसको बदनाम करके हरा दिया गया. और शायद अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो YouTube पे यही होता है कि मैं बहुत गलत बोल दूं किसी के बारे में तो अपने आप मार्केट में एक प्रोपेगेंडा फैल गया कि ये गलत है. और मैं खुद नहीं पढ़ाऊंगा, मैं खुद अपना आऊंगा एक आध साल में एक बार चेहरा दिखाऊंगा, मैं सुपरस्टार टीचर हूं, पढ़ाऊंगा नहीं फ्री में, बस मेहनत नहीं करना, हां दूसरों को बारे में जो बुलवा लो, है ना. खैर, उन सब चक्करों से बाहर रहिए. क्या होता है ना, हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा किस तरह से अपने ट्रैक से उसको भटका दिया गया, फिर दुख लगता है कि मेहनत तो हम भी कर रहे हैं ना यार, तो क्यों भटकाया जा रहा है. खैर, नेक्स्ट पे आते हैं आयनिक बॉन्ड में कि सर आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड का थैंक यू नहीं होगा अभी. आयनिक बॉन्ड में बेटा सबसे पहले आएंगे एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड. सबसे पहले आएंगे कि एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड में किस किस तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होगी? एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड जबरदस्त बेटा. कौन कौन सी एनर्जी होगी अभी अभी आप खुद ही बता दोगे. मेटल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा. सबसे पहले एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ केटाइन होगा. सबसे पहले दादा केटाइन का बनना तय है, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन. एक और बात ध्यान दो, तो क्या फॉर्मेशन ऑफ एनाइन होगा? सर केटाइन होगा, एनाइन होगा, उसी में तो आयनिक बॉन्ड होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनाइन. सर फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, तीसरा स्टेप अभी लिखते हैं, ध्यान दो. जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं मैं NaCl का. मान लीजिए बेटा एग्जांपल में ले रहा हूं किसका? NaCl का. NaCl एक आयनिक कंपाउंड है
और आयनिक कंपाउंड सॉलिड नेचर के होते हैं, इसलिए एस लिख दिया। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होगा। तो सबसे पहले सोडियम अपना केटाइन बनाएगा। तो सबसे पहले बेटा सोडियम जो है, सोडियम गैसियस, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Na+ गैसियस बना है और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है ना, यही क्लोरीन गैस एक्सेप्ट करेगा। ये क्लोरीन गैस ने उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और बेटा Cl- गैस बन गया। हम सबको पता है बेटा, हमारे पास प्लस भी है, हमारे पास माइनस भी है। हम सबको पता है हमारे पास क्या है, प्लस भी और माइनस भी है। तो प्लस ने माइनस के साथ, जबरदस्त, प्लस ने माइनस के साथ मिलकर NaCl बना दिया। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। थोड़ा ध्यान दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस किस तरह से होगा। तो देखो Na+ गैस जो है, Na+ गैस जो है वो Cl- गैस के साथ बॉन्ड। लैटिस क्या है, ये जो गैसियस केटाइन और एनाइन आपस में आते हैं, गैसियस केटाइन एनाइन का कॉम्बिनेशन लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो गैसियस केटाइन एनाइन अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी और NaCl सॉलिड कंपाउंड बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड तीन तरह से बनता है, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। केटाइन में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एनाइन में एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, और बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, दिस इज आयनिक बॉन्ड। पूरा चीज चमचम चमकेगा आपको कांसेप्ट वाइज। अच्छा सर, केटाइन बनाने में दुनिया में कौन सी एनर्जी लगती है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, केटाइन कौन सी एनर्जी बनाता, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो केटाइन बनाने के लिए बंधु हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, गर्दा मचा देंगे, अभी टेंशन ना लो, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनाइन बनाने के लिए सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनाइन कैसे बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत शानदार। एनाइन कैसे बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और लैटिस में, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस में बेटा लैटिस एनर्जी इंवॉल्व होती है। तो कहने का मतलब तीन तरह की एनर्जी इंवॉल्व है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए तीन स्टेप होते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए तीन एनर्जी लगती है। पहले केटाइन बनाओ, फिर एनाइन बनाओ, फिर इन दोनों को गुलू गुलू करा दो, आपस में मिला दो, ये दोनों मिलेंगे, लैटिस बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। खैर, एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एंड स्टेप्स ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन भी आपके पास आ गया। जैसे मैं एक बात बताता हूं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे NaCl का और MgO, NaCl नहीं, MgO का, MgO सॉलिड, इसका मुझे आप आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बताइए, इसका मुझे आप आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बताइए MgO का। तो ध्यान दीजिए, स्टेप 1 में सबसे पहले बेटा आपको क्या बनाना है, केटाइन। केटाइन कैसे बनेगा सर, यहां पे Mg+2 है और O-2 है, ये दिख रहा है। चलो, तो हमेशा गैसियस से ही आप केटाइन निकालते हो, तो Mg+ बनेगा सबसे पहले, Mg++ एक इलेक्ट्रॉन, ये गैसियस। सर Mg+ में से, Mg+ गैसियस में से एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, Mg+2 गैसियस, और एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा साथ में। हाँ, ये साथ में जैसे आप आओगे सर, केटाइन के बाद दूसरा आपके पास एनाइन बनेगा। एनाइन में आपके पास देखोगे ऑक्सीजन, गैसियस ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और O- गैस बनाएगा, बहुत बढ़िया। ये जो O- गैस है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, O-2 गैस। एक बार गौर से देखो सर, ये जो केटाइन है और ये जो एनाइन है, स्टेप नंबर 3 में आपके पास लैटिस बनने के लिए तैयार हो जाएगा। जो गैसियस केटाइन है यानी कि Mg+2 गैसियस, जो गैसियस एनाइन है यानी कि O-2 गैसियस, ये गैसियस केटाइन और गैसियस एनाइन आपके पास, गैसियस केटाइन और गैसियस एनाइन आपके पास कुछ इस तरह से लैटिस बना रहा है। तो गैसियस केटाइन और गैसियस एनाइन आपस में बेटा लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे और इस तरह से MgO सॉलिड बनेगा। गैसियस केटाइन और गैसियस एनाइन अट्रैक्शन करेंगे, MgO सॉलिड बनेगा। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, आई होप लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे आपको बताना चाह रहा हूं। आइए, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे कुछ ऐसा है कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, बता के चलिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है सर, ये ऑलवेज एंडोथर्मिक है। दुनिया में कैसा भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो, हमेशा एनर्जी देना पड़ेगा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी देना पड़ेगा। इसको कैसे दिखाते हैं, डेल्टा H पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हमेशा ध्यान रखिए
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फर्स्ट आपको याद हो ना, ये दोनों सेम है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव। पहली बार जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आएगा इज नेगेटिव जनरली, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव आएगा, बट रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव। बाकी सारे क्या है, पॉजिटिव है। बहुत सही। फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, लैटिस जो है बेटा ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा एक्सोथर्मिक का है। सर हमेशा अट्रैक्शन ही हो रहा है ना, और अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज हाउ इट इज डन। बोलो हाँ ना, ठीक है। तो यहां तक आप आज रखो, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आयनिक बॉन्ड अभी और डिटेल में, अब इसके बाद देखो बॉर्न-हैबर साइकिल पढ़ाऊंगा। वैसे बॉर्न-हैबर साइकिल आपको थर्मोकेमिस्ट्री में आता है, बट मैं यहां पे पढ़ा के लेके चलूंगा। तो बॉर्न-हैबर साइकिल आएगा, फिर उसके बाद फजान्स रूल आएगा, फिर उसके बाद इस तरह के और क्वेश्चंस आएंगे। बॉर्न-हैबर साइकिल के बाद इस तरह के और क्वेश्चंस आएंगे, फिर फजान्स रूल आएगा, फिर परसेंट आयनिक कैरेक्टर आएगा, और फिर आयनिक बॉन्ड के बाद लिविश डॉट स्ट्रक्चर, कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट होगा। तो बेसिकली लिविश डॉट स्ट्रक्चर ही मेन है, बट इनसे भी सवाल आते ही हैं। तो यहां तक हम रहने देते हैं, यहां तक हम रहने देते हैं। और थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस तो आप जरूर शेयर करें, नीचे कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। दूसरी बात, अगर कोई डाउट आती है तो मैं इंस्टाग्राम पे आपके जवाब को देने के लिए तैयार बैठा रहता हूं। तो आप आइए, वहां पूछिए, जनरल डाउट्स आप पूछते रहिए। और तीसरी चीज, नीचे टेलीग्राम में उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू सून।